चैप्टर का नाम है कैपिटल रिडक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स के लिए या तो 16 मार्क्स के लिए आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो कंटिन्यूअस एवरी ईयर लॉस कर रही है। जो कंपनीज रेगुलरली लॉस करते जाती है वो कंपनीज को सिक यूनिट में काउंट किया जाता है। सिक यूनिट का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो अपने एक्सपेंसेस भी आने वाले दिनों में शायद निकाल ना पाए, या तो ऐसा कहो कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट होने के जस्ट वेरी नियर है, वैसे कंपनीज को सिक यूनिट्स कहा जाता है। अब होता यह है कि ऐसे कंपनीज की अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के तो वैसे साइड्स दो होते हैं, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी ये कहता है कि कैपिटल का फॉर्मूला है असेट में से आउटसाइडर्स लायबिलिटी माइनस कर दो तो हमको कैपिटल मिल जाएगा। इससे ये अपने को पता चलता है कि एक पार्ट हुआ असेट जो बैलेंस शीट का ये पार्ट है, दूसरा पार्ट हुआ आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ये हो गई हमारी आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। और तीसरा पार्ट हमारा हुआ कैपिटल, वो भी हम लोग लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं। तो ये जो तीन पार्ट्स है बैलेंस शीट के, कैपिटल, असेट्स और आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये तीनों में देखो जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉस करने लगती है तो क्या होता है। हमेशा ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस यहाँ पर आता है, यहाँ हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको हर साल लॉसेस आने लगते हैं। जो भी लॉसेस आएगा यहाँ पे नेट लॉस, ये नेट लॉस हम लोग लेकर जाते हैं यहाँ पर, यानी कंपनी के रिजर्व्स में, जो अल्टीमेटली कैपिटल को अफेक्ट करता है। अब होगा क्या, कैपिटल हमारा जो है ये कैपिटल कम होते जाता है, यहाँ पे बार बार लॉस आएगा। हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। ये तो सिंपल लॉजिक है। अब क्या होता है, बार बार लॉसेस होने के कारण कैपिटल कम होते जाता है। कैपिटल अगर कम होते जाएगा तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी का कैपिटल नील हो जाएगा और सिर्फ आउटसाइडर्स लायबिलिटी रहेगी और असेट्स रहेंगे। कैपिटल तो मेन इक्विटी है, जो खुद का कितना पैसा है, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के ओनर, तो कंपनी के ओनर्स का कितना पैसा है, या तो जो प्रमोटर है, जो मेन इक्विटी प्रोवाइडर है, उनका खुद का कितना पैसा है, ये सेल्फ इंटरेस्ट जो बिजनेस चलाते हैं उनका। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैपिटल कम हो जाएगा दैट मीन्स क्या होता जाएगा कि जो भी रहेगा वो सिर्फ आउटसाइडर्स लायबिलिटी होगी। ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी अगर बिजनेस में ज्यादा है दैट मीन्स बिजनेस के ऊपर खुद का कंट्रोल है ही नहीं, ये साबित होता है। इसके लिए बिजनेस के बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेट कैसे करते हैं, तो नेट लॉस यहाँ पर आने के कारण कैपिटल कम हो जाता है। फर्स्ट उस चीज को रोको, ये सिक यूनिट करता है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी वैसा करने लगती है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण जो हमारे असेट्स होते हैं उनकी वैल्यूज कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन करते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन करते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन करने के कारण वैल्यूज कम होते जाती है। ये जो असेट्स की वैल्यूज कम होती है उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग पी एंड एल के डेबिट में देते हैं। वो पी एंड एल के डेबिट में इफेक्ट देने के कारण डेबिट का टोटल बढ़ेगा, दैट मीन्स लॉस बढ़ेगा। लॉस बढ़ेगा तो हमारा लॉस बढ़ने के कारण कैपिटल फटाफट कम होने लगेगा।
बिजनेस ऑलरेडी लॉस तो कर ही रहा है, ऊपर से ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के कारण और नए लॉसेस यहाँ पर एडअप होते जाते हैं। इसके लिए ऐसी कंपनीज क्या करती है, अपने बिजनेस के लॉस को ही खाली दिखाना पसंद करती है और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के कारण, फॉर एग्जांपल फर्नीचर पे जहाँ 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वहां पे 10% चार्ज ना करते हुए कंपनी 2% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। डेप्रिसिएशन कम चार्ज करो तो लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो हमारा कैपिटल फटाफट कम नहीं होगा। तो एक ये प्लांट एंड मशीनरी पे जहां मान लो 20% डेप्रिसिएशन करना है, तो वो 20% डेप्रिसिएशन ना करते हुए मान लो 5% डेप्रिसिएशन करेंगे। तो उसके कारण होगा क्या, जो असेट्स है वो उसके रियल वैल्यू पे डेप्रिशिएट होके आने चाहिए, वो आ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का फर्नीचर है जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो 10% 10,000 के हिसाब से 90,000 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसको मैनिपुलेट करेंगे कंपनी और 10% के बदले सपोज 2% डेप्रिसिएशन दिखाती है, तो 1 लाख का 2% खाली 2,000 दिखाएगी, जिसके कारण जो वैल्यू अभी दिख रही है 90 दिखनी चाहिए 90,000, उसके बदले दिखेगी 98,000। यानी जो कंपनी के असेट्स है वो उसके रियल वैल्यू पे ना दिखते हुए एक अलग प्राइस पे दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग कंपनी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे क्या होता है कि कंपनी के जो असेट साइड में वैल्यूज दिखती है, वो हर एक असेट्स की वैल्यू उसके एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाती है। वो अपने असेट्स को इस इंक्रीज करने का उसका रीजन होता है ये फॉर्मूला, क्योंकि असेट्स अगर ज्यादा है और आउटसाइडर्स लायबिलिटी कम है तो कैपिटल बट नेचर ज्यादा ही रहेगा। इसके लिए असेट्स को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करो, ये पॉलिसी अपनाने लगती है। दिस इज कॉल्ड एज वन काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन दी बैलेंस शीट। अब ये मैनिपुलेशन होने के कारण यहाँ पे अगर असेट उसके राइट वैल्यू पे नहीं है, सब असेट ज्यादा है, असेट ज्यादा होने के कारण जो कैपिटल रहेगा वो कैपिटल भी ज्यादा दिखेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो विंडो ड्रेसिंग है, ये लॉस मेकिंग कंपनीज करने लगती है। अब होता क्या है, असेट्स ऐसे भी असेट्स का इंक्लूजन करती है बैलेंस शीट में जो एक्चुअली असेट है ही नहीं। जैसा हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखा था, ये फिक्टिशियस असेट्स जिसको हम लोग माइनस कर देते हैं एक्चुअली। तो फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस का मतलब वो जो है ही नहीं, है ही नहीं पर ऐसा लगता है, उसका अपीयरेंस ऐसा होता है कि लगता है कि है। फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। ये वो खर्चे हैं जो कंपनी स्टार्ट होने के पहले होते हैं। जैसे कोई भी नई कंपनी स्टार्ट होती है तो शेयर्स बेचती है, तो शेयर्स बेचने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर्म्स प्रिंट कराओ, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, ये सारे जो एक्सपेंसेस है जो कंपनी चालू होने के पहले हुए, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग असेट साइड में दिखाते हैं। अब असेट साइड में अगर दिखा है तो एक्चुअली ये असेट तो है नहीं, ये तो एक्सपेंडिचर है, बट हम लोग इसको एवरी ईयर राइट ऑफ करते हैं यहाँ से P&L में एवरी ईयर। सपोज 1 लाख रुपीज का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो 1 लाख रुपीज में से एवरी ईयर कंपनी की पॉलिसी होगी कि 10,000 यहाँ पर लेकर आऊं, ये हो गया 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। अब जैसे जैसे कंपनी यहाँ से एक्सपेंसेस यहाँ पे लाएगी तो देखो डेबिट साइड बढ़ते जाती है, डेबिट साइड यानी लॉस होता है, ये लॉस फिर से बढ़ जाएगा। अब होगा क्या कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे जो हर साल 10,000 आने चाहिए सपोज, तो कंपनी 10,000 ना लाते हुए 1 लाख में से जो 10,000 आने चाहिए वो 10,000 ना लाते हुए सपोज खाली 1,000 ही P&L में लेकर जाए। इससे दो बातें होगी, एक अपने बैलेंस शीट में असेट ज्यादा वैल्यू पे दिखेगा, अगर 10,000 माइनस कर दे तो असेट खाली 90,000 का दिखता, बट 1,000 माइनस करने के कारण हमको असेट मिलता है 99,000 का। तो एक बेनिफिट ये हुआ कि हमारे असेट साइड का टोटल ज्यादा दिखेगा, और दूसरी बात यहाँ पे हमको लॉस कम मिलेगा।
तो ये दो एडवांटेज हो जाते हैं हमको। ये दो एडवांटेज के कारण क्या होता है, हमारा असेट साइड ज्यादा होने के कारण हमारा कैपिटल यहाँ पर हमको ज्यादा अमाउंट पे दिखता है। लेकिन अगर हम लोग बैलेंस शीट को प्रॉपरली स्टडी करें, राइट मैनर में स्टडी करें, तो हमको पता चलता है कि ये जो कैपिटल है ये ऐसे फिक्टिशियस असेट के कारण इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल की जो क्वालिटी है वो नहीं है अच्छी। कैपिटल की क्वालिटी पता चलती है उसके फिक्स असेट्स के राइट अमाउंट के डेप्रिसिएशन के बाद जो अमाउंट आती है उससे। तो यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि जो फर्नीचर है, प्लांट है, जो फिक्स असेट्स है वो प्रॉपरली डेप्रिशिएटेड नहीं रहेंगे, वो ओवर वैल्यू पे रहेंगे। दूसरी बात, जितने भी हमारे फिक्टिशियस असेट्स, ये तो एक्चुअली असेट्स है ही नहीं, बट ऐसे असेट्स का इंक्लूजन करना बैलेंस शीट में, हो सके उतने ज्यादा असेट्स को यहाँ पर रखना जो असेट्स नहीं है। अभी इसी के अंदर और एक हम एग्जांपल देखें तो गुडविल, गुडविल भी इस केस में कंपनी के लॉस मेकिंग कंपनीज के केस में गुडविल फिक्टिशियस असेट्स में काउंट होता है। तो ये गुडविल जो है यहाँ पर ये सिर्फ असेट के तौर पे दिखता है बट वो एक्चुअल असेट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिक्टिशियस असेट्स का बढ़ना, फिक्स असेट्स का ओवर वैल्यू होना, और दूसरा जो करंट असेट्स होते हैं वो करंट असेट्स भी ज्यादा वैल्यू पे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक करंट असेट्स है डेटर्स। डेटर्स यानी वो कस्टमर जिनके पास से अमाउंट हमको मिलने वाली है। सपोज हमको 1 लाख रुपीस मिलने वाला है डेटर्स के पास से, तो कंपनी 1 लाख के बदले बताएगी 5 लैक्स कि 5 लैक्स के गुड सेल हुए हैं और 5 लैक्स का जो रिसिप्ट है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि डेटर्स की अमाउंट 5 लैक्स। तो जितने स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, डेटर्स है, जितने भी हमारे करंट असेट्स है उसको ओवर वैल्यू दिखाएगी, फिक्स असेट्स है उसको ओवर वैल्यू दिखाएंगे। फिक्टिशियस असेट, जो फिक्टिशियस असेट्स एट ऑल है ही नहीं बट उनका इंक्लूजन करते रहेंगे, यानी उनको भी प्रॉपरली राइट ऑफ नहीं करेंगे। और राइट ऑफ नहीं करने का रीजन हमने देखा, एक कि वो यहाँ पर अगर राइट ऑफ यानी कि माइनस अगर कम करेंगे तो असेट्स हमेशा ज्यादा दिखेगा, और दूसरी बात हमको यहाँ पर एक्सपेंसेस कम मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये रीजन के कारण हमारा असेट साइड ज्यादा रहेगा। वो असेट साइड ज्यादा रहने के कारण हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी। एज पर दिस फॉर्मूला हम लोगों को असेट ज्यादा रहेगा, जिसमें से आउटसाइडर्स लायबिलिटी कम करो तो यहाँ पर हमको एक बड़ी अमाउंट मिलेगी कैपिटल। सो ये जो कैपिटल हमको मिलता है, दिस इज नॉट द ट्रू कैपिटल, दिस इज ए फॉल्स कैपिटल। ये पूरा जो विंडो ड्रेसिंग है, ये विंडो ड्रेसिंग एक लिमिट तक ही चल सकता है, धीरे ये कुछ टाइम तक चलेगा बट नेचुरल थोड़े टाइम तक ये चलते रहता है। बट कंपनी एवरी ईयर लॉस मेकिंग रहेगी, हर साल लॉस करने के कारण, तो क्या होगा कैपिटल, बट नेचुरल एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिसमें बैलेंस शीट में बताए हुए हर एक डेटा फॉल्स है, सबके सब डेटा विंडो ड्रेसिंग के थ्रू अपर वैल्यू पे है। नॉट ओनली दिस, ये तो असेट साइड का कहा, आउटसाइडर लायबिलिटीज में देखो ये कंपनीज क्या करती है। फॉर एग्जांपल लोन है, तो लोन है सपोज 10 लैक्स की, तो ये कंपनी 10 लैक्स की लोन को 10 लाख पे ओरिजिनल वैल्यू पे ना बताते हुए इसको बताएगी मान लो 4 लाख, यानी लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू करना, जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू करना, असेट्स को ओवर वैल्यू करना, यानी असेट्स ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, ऐसा बनाकर, ऐसी बैलेंस शीट बनाकर, दिस इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन करना बैलेंस शीट में और अपने कैपिटल को ज्यादा वैल्यू पे शो करना, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। और ये जो विंडो ड्रेसिंग है ये एक टाइम ऐसा आता है जब कंप्लीटली शो हो जाता है, जब कुछ हद तक अगर कहीं छोटा मैनिपुलेशन है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब रेगुलरली इसको मैनिपुलेट करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो क्या होगा, अभी कंटिन्यूअस अगर हम ऐसा करते रहेंगे, कोई भी कंपनी ऐसा कंटिन्यू इस प्रकार का मैनिपुलेशन करती रहेगी, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये पूरा पता चल जाएगा कि ये पूरा फेक है। और उस टाइम पे कंपनी को क्या करना होता है, तो अपना जो कैपिटल असेट्स को ज्यादा बनाकर और लायबिलिटीज को कम बनाकर बनाया है, उस कैपिटल को
उसको अपने एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आना पड़ता है। जब भी ऐसा विंडो ड्रेसिंग करता है तो कैपिटल बहुत ज़्यादा दिखता है। वो कैपिटल ज़्यादा जो दिखता है उसको अपने रियल वर्थ पे लेकर आने के लिए कंपनी को स्कीम अडॉप्ट करनी पड़ती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। और उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन पार्ट है कैपिटल को रिड्यूस करके उसके एक्चुअल वैल्यू पर लेकर आना। अभी कैपिटल को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो कैपिटल को रिड्यूस करना बहुत सिंपल है। जितने भी असेट्स है, ये जो डेटर्स को देखो 1 लाख का डेटर्स है तो 5 लाख पे बताया है, तो चलो 5 लाख का नहीं, उसको 1 लाख पे ही बताओ। जितने भी असेट्स है उसको उनकी रिवैल्यू पे लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर असेट्स को ज्यादा बताया है ना, तो असेट्स को उनके रीवैल्यू करो, उनका जो एक्चुअल वैल्यू है असेट का वहां पर लेकर आओ। जो लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू किए है तो वो लायबिलिटीज को भी उनके रीवैल्यूएशन करो। तो हर एक असेट को, हर एक लायबिलिटीज को उनके एक्चुअल वैल्यू पर अगर हम लेकर आएंगे तो कैपिटल बट नेचुरल अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये है कैपिटल रिडक्शन की स्कीम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी वही की वही रहेगी, कंपनी का बिजनेस भी वही का वही रहेगा, बाय सेल गुड्स प्रोडक्ट सब मैनेजमेंट ऑल द वे सेम। एक चेंज होगा वो ऑन पेपर, खाली बैलेंस शीट में। तो कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट में अपने सभी असेट्स को उसके एक्चुअल वैल्यू पर लेकर आती है, उसके सभी लायबिलिटीज जो होती है आउटसाइडर्स, खास करके आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को उसके एक्चुअल वैल्यू पर लेकर आती है, और उसके कैपिटल को इस प्रकार उसके फेयर वैल्यू पे शो करती है। दिस इज द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल रिडक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन एम होता है कि जो विंडो ड्रेसिंग करके बैलेंस शीट को जिस प्रकार रिप्रेजेंट किया है उसके फॉल्स वैल्यूज पे, वो सभी फॉल्स वैल्यूज को उसके फेयर वैल्यू पर लेकर आना, कि जिससे एक राइट पिक्चर क्रिएट हो कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है। तो जब भी ये स्कीम अडॉप्ट होती है तो ये स्कीम अडॉप्ट करने के लिए कुछ बातें होती है। अब जब भी ये बात आएगी कि भाई ये स्कीम अडॉप्ट करना है कि कैपिटल को कम करना है, तो सीधा इसके 4 मेथड्स में से द फर्स्ट है, सी 4 मेथड्स। चार मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ये पूरे सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट है ये है अल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स। सी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सबसे फर्स्ट। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये फर्स्ट। The second one is variation in shareholders right. अब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो शेयर कैपिटल है यहाँ पर, ये जो कैपिटल है ये कैपिटल डिवाइडेड होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, ये सब में। अब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का यहाँ पर मीनिंग होना चाहिए कि ऑथोराइज्ड कैपिटल में कोई चेंजेस ना करना, चाहे हम कितना भी कुछ कर ले। हम जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कैपिटल को रिड्यूस करना, सो कैपिटल को रिड्यूस करना दैट मीन्स कैपिटल की जो कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू है उसमें चेंजेस आएंगे, बट कैपिटल जो ऑथोराइज्ड कैपिटल रहेगा वो ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। तो कैपिटल रिडक्शन का जो चैप्टर में ही नाम लिखा है कैपिटल रिडक्शन, दैट डजंट मीन कि भाई हम ऑथोराइज्ड कैपिटल में चेंजेस लाए, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में चेंज नहीं आना है, उसके पेड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल में चेंज आना है। अब इसके अंदर अल्टरेशन में अगर हम देखें तो दो बातें हो सकती है।
एक इसके अंदर एक होता है शेयर्स को कंसोलिडेट करना और एक होता है शेयर्स को स्प्लिट करना। कंसोलिडेशन करना और स्प्लिट करना यानी क्या है, तो भाई कंपनी क्या करेगी, सपोज 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने पहले बेचा था, पब्लिक में इश्यू किया था, तो अब कंपनी क्या करेगी, ये 10 रुपीज का शेयर कंपनी वापस ले लेगी शेयर होल्डर के पास से, शेयर होल्डर के पास से ये वापस ले लेगी और उनको 100 रुपीज का शेयर देगी। तो कैसे होगा, 10 रुपीज के 10 शेयर्स लेगी, मान लो 10 रुपीज के 10 शेयर्स लिए, तो 10 शेयर्स ले लेगी, एक शेयर देगी 100 रुपए का, है ना। यहाँ पर शेयर होल्डर को कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है, उसको खाली 10 शेयर्स देने हैं, एक शेयर लेना है, बट अमाउंट तो सेम रहेगा, उसका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, ये कंसोलिडेट किया शेयर्स को। और इसी प्रकार स्प्लिट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का एक शेयर है, ये 10 रुपए के शेयर को कंपनी ने ले लिया, तो सामने एक एक रुपए के 10 शेयर्स दिए, ये हो गया कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट किया। तो ये जो कंपनी स्प्लिट कर सकती है, यानी ये क्या होता है, तो अल्टरेशन मीन्स चेंज इन शेयर कैपिटल, जो कैपिटल है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, यानी उसका अंदर 10 रुपीज से बना हुआ शेयर है तो उसको 1 रुपये में कन्वर्ट करो, या 10 रुपीज के शेयर को 100 रुपीज में कन्वर्ट करो, ऐसा कन्वर्जन होता है, अल्टरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सेकेंड है वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। तो वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट का मतलब होता है यहाँ पर मेनली प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को हर साल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड देती है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर्स सपोज, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर्स बेचकर कैश लिया है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट पे एवरी ईयर 10% डिविडेंड देना ही पड़ेगा, तो ये कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन हो जाता है। अब यू सी कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी अगर रेगुलर एक्सपेंस पे करने का बात करेगी तो कंपनी का लॉस और बढ़ते जाएगा। पहली बात तो उसको देने के लिए आएगा ही कहाँ से पैसा, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करती है, ये स्कीम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में कंपनी का मेन फोकस ये होता है कि कंपनी के जो फिक्स एक्सपेंस है, जहां पे पैसा देना ही है हर साल, वैसे एक्सपेंसेस को कट ऑफ करो। इसके लिए क्या करती है कंपनी, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। तो भाई 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग करती है और उसमें यह डिक्लेयर करती है कि अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो आपको हर साल 10% कंपनी दे रही है डिविडेंड, वो रिड्यूस होके हो जाएगा मान लो 4%, जिसके कारण कंपनी के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि एवरी ईयर 10% रिटर्न्स देना ही है, ये रिटर्न्स देना कंपनी का ऑब्लिगेशन कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, पर शेयर होल्डर्स के लिए ये एक क्या एडवर्स सिचुएशन है, नॉट इन फेवर। थर्ड स्कीम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहां पर शेयर होल्डर को लॉस होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो है मेन, ये कैपिटल रिडक्शन मेन थिंग। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है कि कंपनी की जो पेड अप वैल्यू रहती है शेयर कैपिटल, वो कंपनी रिड्यूस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का 10 रुपीज पेड अप कैपिटल है, शेयर होल्डर्स ने 10 रुपीज पेड अप कर दिया। अब एज पर द लॉ ऐसा कहते हैं कि जब कंपनी बंद होगी तो शेयर होल्डर को उसका 10 रुपीज वापस मिल जाएगा। आई मीन 10 रुपीज का मतलब होता है यहाँ पर उसका पेड अप कैपिटल उसको वापस मिलेगा। अब तक कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 10 रुपीज पेड अप कैपिटल है, यानी कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया हुआ है और 10 रुपया पूरा ले लिया है
और वो बता रही है कंपनी की ये शेयर 10 रुपीज का पेड अप है। लेकिन इन केस यहाँ पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल स्कीम अगर अडॉप्ट करती है तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, कंपनी उसको 10 रुपीज पेड अप है, उसको कंपनी बना देगी ₹6 पेड अप। यानी यहाँ पर शेयर होल्डर को कंपनी फिर से कॉल कर सकती है कि यू हैव टू पे 4 रुपीज टू मेक योर शेयर फुल्ली पेड। ये जो है दिस इज द लॉस। ये यहाँ पर शेयर होल्डर को नया पैसा इन करना पड़ता है बिजनेस में। और बट नेचुरल जब बिजनेस लॉस में जाएगा तो ओनर के जेब से ही तो पैसा जाएगा। जब अपने जेब से ओनर पैसा डाल डाल के बिजनेस चलाएगा, क्योंकि बिजनेस में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बिजनेस के खर्चा भी खुद के जेब से निकालने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कैपिटल किसका है? तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो वो ओनर्स को फिर अपने जेब से देना पड़ेगा कंपनी को चलाने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर कंपनी ये स्कीम अडॉप्ट कर सकती है कि जिसके अंदर कंपनी अपने पेड अप कैपिटल को कम कर दे। सेकेंड, यहाँ पर शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं शेयर होल्डर्स। सेकेंड, इसी के अंदर ये हो सकता है कि ₹10 फेस वैल्यू है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कहो या नॉमिनल वैल्यू कहो सेम ही है। तो कंपनी के जो शेयर की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, ये है ₹10। इसको रिड्यूस करके कंपनी ने इसको बना दिया मान लो ₹7। अब ये केस में होगा क्या? तो भाई मान लो किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपीज, सब शेयर होल्डर्स ने 10 रुपीज पे कर दिए हैं और 7 रुपीज कंपनी ने इसका प्राइस बना दिया नॉमिनल वैल्यू। दैट मीन्स जब कंपनी एज पर दी थियरी ये है कि कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी 10 रुपीज पूरा जो पेड अप कैपिटल है वो शेयर होल्डर को वापस दे देगी। अगर ये स्कीम अडॉप्ट होने के बाद में कंपनी बंद हुई तो शेयर होल्डर को भले ही उसने 10 रुपया पेड किया है, भले ही उस टाइम पे उसकी पेड अप वैल्यू 10 रुपया थी, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में उसकी पेड अप वैल्यू और उसकी नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर हो गई 7 रुपीज। उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 7 रुपीज हो गई। सो दिस नॉमिनल वैल्यू, ये जो नॉमिनल वैल्यू है वो ही उसको रिटर्न मिलेगी, दैट मीन्स 7 रुपीज। सो हियर ऐसे तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर कंपनी बंद होगी तो रीपेमेंट के वक्त उसको लॉस हो सकता है, बट ये चांसेस बहुत कम है। और इस प्रकार ये हो गए हमारे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें या तो पेड अप वैल्यू शेयर्स की कम होगी, या तो नॉमिनल वैल्यू कम होगी, या तो दोनों एक साथ में कम होते हैं। ये 3 प्रकार से होगा। एंड फोर्थ वन, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स, इसका मतलब होता है क्रेडिटर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने किसी बैंक से लोन ली है। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है और बिजनेस करती है और कंपनी अगर ट्रबल में आ जाती है कि वो लोन ना दे पाए, तो ये बैंक को अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कंपनी कह सकती है कि यू हैव टू फॉरगो द पार्ट ऑफ द डेट। सपोज कंपनी ने ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, सपोज 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ में से ये कंपनी सामने वो बैंक को 40 करोड़ देगी और कहेगी 60 करोड़ अभी माफ करो, और उस केस में बैंक को 60 करोड़ माफ करने पड़ेंगे। बैंक के लिए तो वो लॉस है, बैंक के लिए वो बैड डेट्स है, लेकिन यहाँ पर अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक मेथड है कि कंपनी अपने आउटसाइडर्स को, जो क्रेडिटर्स है, उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह सकती है टूवर्ड देयर क्लेम। तो ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ये बैंक होती है, ऐसे क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं।
डिबेंचर होल्डर्स का भी कंपनी मीटिंग करती है, और उस मीटिंग में कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को कहती है कि आपको जितना पैसा देना है वो पैसा लिटिल अमाउंट लेस आएगा। नॉट ओनली दैट, पर डिबेंचर होल्डर के जो परसेंटेज होते हैं, फॉर एग्जांपल 12% डिबेंचर होल्डर से तो कंपनी ये 12% डिबेंचर होल्डर को कर सकती है 7% डिबेंचर होल्डर। इट इज पॉसिबल। 12% को 7% बना दिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर को उनके राइट्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या तो जब रीपेमेंट की बात आएगी तो भाई डिबेंचर बेचे थे मान लो 100 रुपीज में, तो अभी कंपनी क्या कर सकती है कि 100 में से ₹60 दे देगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो डिस्काउंट पे रीपेमेंट। तो डिबेंचर होल्डर्स हैव टू एक्सेप्ट दिस। ये होता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ये 4 मेथड से आपको क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा जिसके अंदर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल या तो रिडक्शन, ये दो में से कोई एक स्कीम रहेगी। वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, यानी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज कर दिए होंगे, वो रहेगा। और अरेंजमेंट रहेगा कि क्रेडिटर्स है, बैंक के डिबेंचर कंपनीज के डिबेंचर होल्डर्स है, उन लोगों ने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये सारे क्लॉजेस को हमको स्टडी करना है और हमको अपना आंसर बनाना है। आंसर बनाने में हमारा मेन रहेगा ऑब्जेक्ट कैपिटल रिडक्शन। और मैंने जैसे कहा, अपने सभी असेट्स को उसके एक्चुअल वैल्यू तक लेकर आओ, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को भी उनके एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आओ, ताकि जो उनका कैपिटल है, कंपनी का जो कैपिटल है, वो उसके रियल वैल्यू पे आ जाए। एक दूसरा, कंपनी ये ट्राई करती है कि हो सके उतना जो कंपनी के फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट को कम हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनको डिविडेंड जाता है फिक्स रेट पे, डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट पे इंटरेस्ट जाता है, तो वो तो रेगुलर पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी तो कहाँ से कर पाएगी। इसके लिए उसका ये इंटेंशन होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि वो कॉस्ट कम हो। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर बनाने के टाइम पे व्यू रहेगा, हमारी सोच इस प्रकार रहेगी। अच्छा, कम आपको क्वेश्चन में आएगा, एक जर्नल एंट्रीज आएगी और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ सकता है एंड बैलेंस शीट। ये 3 यूजुअली पूछते हैं। बैलेंस शीट भी अभी है। बैलेंस शीट यानी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये तो पूरा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पूरा विंडो ड्रेसिंग वाला बैलेंस शीट रहेगा, जिसमें असेट्स ओवर वैल्यू पे रहेंगे, लायबिलिटीज अंडर वैल्यू पे वगैरह। बट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन रियल वैल्यू पे कैसे दिखेगी बैलेंस शीट, वो टास्क हम लोगों को करना है। तो हम लोगों को ये पूरा स्कीम को अडॉप्ट करके इसके जर्नल एंट्रीज को बनाना है। जर्नल एंट्रीज से हमारा लेजर अकाउंट बनेगा। लेजर अकाउंट में मेनली हमको क्वेश्चन में पूछते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और उसके बाद हमको रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने की है। आई मीन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा, आप जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया उसके बाद हमारी बैलेंस शीट कैसे रहेगी वो रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसी है। ओके, यस, थैंक यू।